नमस्कार, स्वागत है आपका। नाचीज का नाम सुमित अवस्थी है। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों की बात से। हजारों की संख्या में देश के अन्नदाता अपने खेत छोड़कर आजकल सड़कों पर डेरा जमाए हैं। सरकार की तरफ से भी कई प्रयास हुए इनको समझाने के, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत नहीं बन पाई। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि बातचीत टूटी नहीं है और तीन बार के प्रयासों के बाद दोनों पक्ष आगे की बातचीत करते रहने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। दरअसल सरकार से किसानों की बातचीत पर सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन भी हुआ है। किसानों के समर्थन में देश के कई और शहरों में भी आज प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग तरीकों से। प्रदर्शन पर बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर सहमति बन गई है और किन मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी दोनों पक्षों से निकलकर हमारे पास आ रही है, वो आपको बारी बारी से अब समझाते हैं। सबसे अहम मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी गारंटी का कानून बने। एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर अब तक सहमति दोनों पक्षों में नहीं बनी है। सरकार का तर्क है कि इसमें हमको राज्य सरकारों से भी बातचीत करनी होगी, उसके लिए हमको वक्त लगेगा। किसानों और मजदूरों की कर्ज माफी हो, यह दूसरी बड़ी डिमांड है किसानों की। इस पर भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। हर बार इसी मुद्दे पर आकर बातचीत रुकी है। इसमें भी केंद्र को राज्य सरकारों को अपने साथ लेना होगा, जिसके लिए सहमति बन पाना मोटे तौर पर सरकार का यह कहना है थोड़ा मुश्किल काम है, वक्त लग सकता है। तीसरी मांग है लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इस मुद्दे पर हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में कि 3 दौर की बातचीत के बाद लगभग सहमति बन गई है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग भी किसान कर रहे हैं। इस पर भी सरकार का रुख नर्म है और बातचीत बनती दिखाई दे रही है। एक और बड़ा मुद्दा है पराली का। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ जो मुकदमे होते हैं वो ना हो, ये किसानों की डिमांड है। इस मुद्दे पर भी सरकार ने उनको सहमति दे दी है कि हम ऐसा करने के लिए सरकारों को पटा लेंगे, बातचीत कर लेंगे राज्य सरकारों को। अगला मुद्दा है किसानों को रेड एंट्री में ना डाला जाए, जो कि किसान मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लगभग सहमति बन गई है, जो हमारे सूत्र हमको बताते हैं। एक और अगली डिमांड है नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए कड़े कानून बने। इस मुद्दे पर भी लगभग सहमति सरकार की तरफ से दे दी गई है। आपस में बातचीत रिजॉल्व होती इस पर्टिकुलर मुद्दे पर दिखाई देती है। एक और मामला है दिल्ली आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर जो मुकदमे किए गए थे वो वापस लिए जाएं। इस मुद्दे पर भी सरकार मोटे तौर पर सहमत है कि किसानों पर हम मुकदमे जो किए गए थे आज से 1.5 साल पहले जो आंदोलन चल रहा था वो वापस ले लेंगे। तो तीसरे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में हुई। धीरे धीरे ही सही कुछ मुद्दों पर सहमति बनने से सरकार की तरफ से बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत के बाद कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कल की बातचीत में शामिल थे। उन्होंने भी कहा कि बातचीत अच्छी हुई है। इसके साथ ही ये घोषणा भी दोनों पक्षों की ओर से कल ही कर दी गई कि चौथे दौर की बातचीत अब हम रविवार को करेंगे, यानी परसों के दिन। इस बार बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरह से सहमति धीरे धीरे ही सही बनती दिख रही है, उससे उम्मीद की जा सकती है कोई रास्ता जल्द निकल सकता है। लेकिन कब निकलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शुरू के जो दो मामले हैं एमएसपी वाला और कर्ज माफी वाला, वो सबसे टेढ़ी खीर साबित हुआ था। किसानों की मांग और उस पर सरकार की पहल पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर शरद शर्मा, जो लगातार किसान आंदोलन पर नजर रखे हुए। केंद्र सरकार किसानों की कई सारी मांगें मानती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि दिल्ली आंदोलन के दौरान देश भर में जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए उनको रद्द किया जाए, सरकार इसको मानती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, सरकार मानती हुई दिखाई दे रही है। पराली जलाने पर किसानों के ऊपर मुकदमे ना हो, उनको रेड एंट्री में ना डाला जाए, सरकार मानती हुई दिख रही है। दवाई कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के लिए कड़े कानून बनाए जाएं, सरकार ये भी मानते हुई
दिखाई दे रही है। बिजली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, उसको रद्द किया जाए, सरकार ये भी मानती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग इस पूरे आंदोलन की है, जिस पे पूरा आंदोलन टिका हुआ है, जैसे कि दिल्ली आंदोलन 2020 जिस पे टिका हुआ था, वो ये था कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं, वापस कराए जाएं, रद्द किए जाएं। ठीक उसी तरह से इस आंदोलन की जो सबसे प्रमुख मांग है वो ये है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून दे। तो इसके ऊपर बात फंसी हुई है, और बात इतनी फंसी हुई है कि अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सारे मुद्दों पे बातचीत करते करते जैसे ही एमएसपी का मुद्दा आता है, बातचीत फंस जाती है, और यहीं से फिर जो है आगे बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती है, कोई सहमति नहीं बन पाती है, क्योंकि किसानों ने ये साफ कर रखा है कि इस मुद्दे पर वो कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। वो खुद भी मान जाएं, किसान नेता खुद भी मान जाएं, तो जो किसान अब आंदोलन में आ गए हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो नेताओं की बात नहीं मानेंगे, किसान नेताओं की बात नहीं मानेंगे। इसीलिए कोई भी बातचीत जो है एमएसपी पे आके अटक जा रही है। सरकार का कहना है कि ये एक बड़ी चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। किसानों का कहना है कि कमेटी तो आपने 2 साल पहले भी बनाई थी, उस कमेटी का क्या हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। ये सब टाइम खींचने के तरीके हैं। 2 साल हो चुके हैं, आपने वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली आंदोलन में यही कहकर आपने आंदोलन खत्म करवाया था कि आपको गारंटी दी जाएगी एमएसपी की, लेकिन वो अभी तक आपने नहीं दिया। तो इस बार एमएसपी गारंटी कानून लेकर ही जाएंगे। तो सारा मसला इस पर फंसता है। और एक और मसला है किसानों की, मजदूरों की कर्ज माफी का। इसके ऊपर भी सरकार अभी तक सहमत होती हुई दिखाई नहीं दी है। अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हालांकि इस बार किसानों के धरने में अभी तक टिकैत बंधु और उनके संगठन शामिल ऑफिशियली नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब के किसानों को इस बार पूरा अपना समर्थन दिया हुआ है। इसीलिए हमने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की और सरकार व किसान संगठनों के बीच जो बातचीत चल रही है, साथ ही इस प्रदर्शन का देश में होने वाले आम चुनावों पर क्या असर होगा, किसान आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर उनकी राय जानी। सुनते राकेश टिकैत को। एमएसपी गारंटी कानून का जहां तक सवाल है, उसके बगैर गुजारा होने वाला नहीं। और एमएसपी का जहां तक सवाल है, क्योंकि एमएसपी पे भी तो सरकार भ्रमित कर रही है कि खरीदनी पड़ेगी, बहुत उस पर कर्जा बढ़ेगा। हमने कहा कि जो सरकार को जितनी खरीद करनी है, सरकार उतनी खरीद करे। व्यापारी जब खरीद करे तो वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे, इसके लिए कानून चाहिए। क्योंकि व्यापारी सस्ते में लूटता है फसलों को और महंगे रेट में आम कंज्यूमर को बेचता है। ये हमारा सवाल है। लेकिन देश को भ्रमित ना करे सरकारें भी और अधिकारी भी। ये तो किसान इसलिए डिमांड कर रहा है कि पूरी देश की जितनी फसलें होगी सब सरकार खरीदे। ये एक बदनाम करने की वो रहती है। और जहां तक आंदोलन का सवाल है, डिमांड पूरी नहीं होगी तो आंदोलन तो चलेंगे। एसकेएम का भी आज आंदोलन ग्रामीण भारत बंद करने का आंदोलन पे उसमें पूरे देश भर में बंद भी हुआ है। खास करके किसान खेत में नहीं गए, सड़कों पे भी जगह जगह बैठे हुए अपनी मीटिंगें भी करी। एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, ये देश का इशू है और ये लंबा भी चलेगा। एमएसपी गारंटी कानून को बनाने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। वो कब, कहां और कैसे वो होगा, ये उसी की शुरुआत है। ये मूवमेंट बढ़ेगा, सरकार किसानों पर अत्याचार करेगी तो आंदोलन पूरे देश में बढ़ेगा। इसके साथ में कर्जा माफी का है। कर्जा सरकारों की गलत नीतियों से किसानों के ऊपर कर्जा हुआ है। इसके साथ में 10 साल पुराने वाहन जो ट्रैक्टर है उसको एनजीटी के कानून से निकाला जाए, क्योंकि लाभ देने के लिए ये इस तरह के कानून बनाए जाते हैं। गाड़ी कैसे बाहर जाएगी? 10 साल पुराना ट्रैक्टर बाहर जाएगा और टूटेगा 10 साल में। कोई किसान देश में ऐसा नहीं कि 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल दे।
ये बहुत से सवाल है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, सरकार ने जो घोषणा करी एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने की, उसको भी लागू कर दे। सम्मान देने से, भारत रत्न देने से उनके विचारों को पूर्ण नहीं कर सकते। उनके विचार जब होंगे, जो उनकी विचारधारा थी उस विचारधारा को पूरा करें। ये हमारे बहुत से सवाल हैं। जब सरकार बैठेगी उससे बातचीत करेंगे। सरकार बैठी नहीं रही। 22 जनवरी 2021 के बाद में 3 साल में सरकार किसान आंदोलन के साथ में बैठी है, उससे पहले बैठी नहीं। 3 साल तक सरकार गायब रही। ये हमारे सवाल है। तो आखिरकार ये एमएसपी क्या है जिस पर इतना ज्यादा बवाल है? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो कीमत जिस पर बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट की स्थिति में भी सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यानी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस मिनिमम दाम पे सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी अगर कोई और किसानों से नहीं खरीदता है। किसानों को सुरक्षा देने के लिए एमएसपी दरअसल तय की जाती है। ऐसा नहीं है कि एमएसपी नहीं है, अभी तक 24 फसल पर एमएसपी दी जाती है, लेकिन किसानों की मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिले, इसीलिए इसको एमएसपी गारंटी कानून कह रहे हैं। दरअसल जो इसके खिलाफ है उनका मानना है कि अगर एमएसपी की गारंटी दे दी गई तो ऐसा करने से सालाना सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सरकार के कुल बजट का खर्च करीब 90% तक एमएसपी देने में खर्च हो सकता है। उसे पूरा करना बेहद मुश्किल काम है। दूसरे क्षेत्रों के बजट में बड़ी कटौती करनी पड़ सकती है अगर हर चीज पर एमएसपी किसानों को दी गई, हर फसल पर। आखिर में वो बोझ आम आदमी पर आएगा और उसके बाद आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ आने से महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी की कमर भी टूट सकती है महंगाई की वजह से। क्या कहना है बीजेपी का, आइए सुनते हैं। देखिए, किसान आंदोलन इसकी समय पर जरा गौर करने की बात है। इलेक्शन बिल्कुल मुहाने पे आके खड़ा है और किसान आंदोलन पर उतर आए हैं, लेकिन ये भारत का, हिंदुस्तान का किसान आंदोलन नहीं है। इस बात को मैं आपको बता दूं मुन्ने भाई, ये किसी भी रूप में हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन नहीं है। जो ये अफ्लुएंट किसान, जो पैसे वाले किसान हैं, जो 2 महीने 4 महीने का राशन लेकर, ट्रैक्टर लेकर, पूरी लाव लश्कर लेकर कहीं जाकर के रह सकते हैं, ये वो किसान है। जो असली किसान है वो अभी भी गांव में खेती कर रहा है। कहाँ है इसमें वेस्ट बंगाल का किसान? कहाँ है इसमें बिहार का किसान? कहाँ है इसमें मध्य प्रदेश का किसान? कहाँ है इसमें राजस्थान का किसान? कहाँ इसमें है गुजरात का किसान? क्या इन जगहों पर खेती नहीं होती है? इन जगहों का मैंने नाम लिया है, वहां का मूल पेशा खेती है। उसके किसान कहाँ है इसमें? अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ही कौम के लोग नजर आते हैं 95%। और ये प्रायोजित ढंग से कराया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करें और नरेंद्र मोदी के इमेज को टार्निश करने की। आप अगर किसी मीटिंग में आते हैं तो गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, लेकिन अगर आप मीटिंग में आते हैं और ये कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो मान लो, तो मीटिंग है, सक्सेसफुल होगी, नहीं तो मीटिंग रद्द, मीटिंग कैंसिल। और दिल्ली आने का क्या मतलब है? आपसे बातचीत हो रही है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को आपके साथ सैकड़ों मील चलकर आकर वहां मीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन भी जारी है। वहीं उन्होंने आज दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने से रोकने की कोशिशें भी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा और 9 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने आज ग्रामीण भारत बंद रखा था। ये बंद शाम 4 बजे तक रहा। कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी समेत 21 सूत्री मांग को लेकर यह बंद बुलाया गया था। बंद के दौरान कई सड़क मार्गों पर यातायात पर असर दिखा। पंजाब में कई सड़क मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे के लिए बंद रहे। पंजाब और दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान ने चक्का जाम का आह्वान किया हुआ था। पिछले 20 साल से हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि किसान का फसल का दाम नहीं मिलता। जो खर्चा होता है उसका 1/3 लॉस हो जाता है। और CACP जो दाम देता है वो पूरा चीटिंग है।
20% less than cost of production. So we demanded, and Swaminathan Commission was formed, and Swaminathan ji recommended the real price should be C2 plus 50%. नया जो सही दाम होगा, खर्चा और उसके आधा, खर्चा का 1.5 गुना सही दाम होना चाहिए सब फसल का। इस वक्त भी सबसे ज्यादा किसान पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। यहां पर जमकर हंगामा हुआ था। यहीं से ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ने की तस्वीरें भी आई थीं। पुलिस और किसानों में झड़प की तस्वीरें भी आपने देखी थी। लेकिन फिलहाल यहां पर शांति है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद हालात यहां पर बदले हुए हैं। अब आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की तरफ से भी प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में यहां जमा किसान बातचीत के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। रविवार को बातचीत में हल निकलेगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन कम से कम राहत की बात है कि बातचीत टूटी नहीं है। वहीं किसान हरियाणा पुलिस के उस वीडियो को जारी करने से नाराज हैं जिसमें कहा गया कि किसान कानून व्यवस्था बाधित कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में बवाल फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये भी कि प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस वालों को उकसाने की कोशिश करते हैं। शंभू बॉर्डर पर हुई पत्थरबाजी में पुलिस के 18 पैरामिलिट्री फोर्स के 7 जवानों समेत 25 लोग घायल हुए। हालांकि किसान नेता हरियाणा पुलिस के आरोपों को गलत बताते हैं। शंभू बॉर्डर से क्या ताज़ा हालात है, बता रहे मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली। शंभू बॉर्डर पर आज किसानों के आंदोलन का चौथा दिन है और इस बीच एक दुखद खबर ये आ रही है कि 63 साल के एक किसान जो यहाँ पर धरना और इस प्रदर्शन में शामिल थे, उनकी मौत हो गई है। गुरदासपुर ज़िले के वो हैं। उनकी याद में आज यहाँ पर एक प्रार्थना सभा भी की गई और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ पर लाया जाएगा ताकि लोग उनको श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन चौथा दिन आज जो प्रदर्शन का था वो सुबह से तो बहुत शांतमयी रहा, लेकिन दोपहर में जाकर एक घटना हुई जिसके बाद जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हरियाणा पुलिस के कर्मचारी बॉर्डर की दूसरी तरफ खड़े हैं, उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। उनका आरोप था कि इधर से नारेबाजी हुई। इधर के लोग बता रहे हैं कि बिना किसी नारेबाजी के, उधर से बिना किसी प्रोवोकेशन के इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच जो है किसान यूनियन के जो नेता सरकार से बातचीत कर रहे हैं वो रविवार को चौथी राउंड के लिए उनके साथ बैठेंगे, जिसमें केंद्र के 3 मंत्री पहले ही 3 बार इनके साथ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। सरकार के सामने किसान यूनियन के लोग जो हैं वो 12 डिमांड या 12 मांगे लेकर गए हैं, जिसमें से 3-4 मांगे ऐसी हैं जिसपे सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। जिसमें से पहली मांग यही है कि एमएसपी को एक गारंटी या एक कानून बनाया जाए। दूसरी है कि किसानों के को कर्जा जो है वो माफ़ किया जाए और साथ ही साथ लखीमपुर खीरी का जो मसला है उसमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए। इसके अलावा भी कई मसले हैं या कई मांगे हैं, लेकिन किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से टाल मटोल किया जा रहा है। इनका ये भी मानना है कि कई किसान यूनियन के जो लीडर हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे मोर्चे की, उनका ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। किसान यूनियन के नेता मानते हैं कि अगर एक तरफ बातचीत हो रही हो तो ये एक नकारात्मक पहलू है सरकार का कि एक तरफ बातचीत भी हो रही है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी बंद हो रहे हैं और बिना किसी भड़काऊ भाषण के या बिना किसी प्रोवोकेशन के दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी चुनौती किसान यूनियन के नेताओं के लिए है कि अगला जो राउंड है बातचीत का वो रविवार को होगा। उससे पहले इतनी बड़ी भीड़ को यहाँ पर जमाए रखना भी अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती। और ये भी देखना होगा कि कुछ नेता ये मानते हैं कि शायद केंद्र सरकार बार बार मीटिंग करके उनसे ये समय मांग रही है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और फिर सरकार ये कह देगी कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी किसान यूनियन ये कह रही है कि हम अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपने प्रदर्शनकारियों के साथ या तो यहाँ पर धरना देंगे या फिर दिल्ली जाएंगे। अब देखना होगा कि रविवार की मीटिंग में कोई नतीजा निकलता है या पिछली मीटिंग्स के तरह ही सिर्फ यही बयान आता है कि माहौल अच्छा था और बातें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। चंडीगढ़ से अश्विनी मेहरा के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। एक साथ चलकर मिलने का फैसला लिया, एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने की ख्वाहिश पाली, एक साथ मिलकर 2024 में सरकार बनाने की हसरत देखी। कैमरे के सामने एकजुटता दिखाने के लिए हाथ तो मिले, लेकिन साथ चलने पर तमाम कोशिशों के बाद सहमति नहीं बन पाई है।
4 दौर की बैठकें हुई, बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन नतीजा सिफर ही दिखाई दे रहा है। नाम रखा इंडिया गठबंधन। पहली बैठक में 20 से ज्यादा दल जुटे, हर जगह बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने की बात की गई। 1:1 का मुकाबला होगा, आमने सामने बीजेपी को हराएंगे, लेकिन रणनीति कितनी बनी कहना मुश्किल है। इंडिया गठबंधन में दलों की संख्या लगातार घटती जा रही है। शुरुआत आज की तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची। बिहार में आज आखिरी दिन में थी और वहां की जो तस्वीरें आई वो कुछ अच्छी लग सकती हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। राहुल और तेजस्वी साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए ये अधूरी तस्वीर भी राहत देने वाली बात है। कम से कम इंडिया गठबंधन के एक साथी तो उनके साथ दिखाई दिए इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। हम उसे अधूरी क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए। इसमें राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, यात्रा बिहार में है, लेकिन जिन्होंने इंडिया गठबंधन का सबसे अहम चेहरा बताया गया वो नीतीश कुमार यानी जेडीयू के मुखिया अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। नीतीश क्यों हटे, ये बात किसी से अब छुपी नहीं है। खैर, पहले आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में क्या कहा उसे सुन लेते हैं। 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए, और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। और अब बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं, जो अब एनडीए के साथ हो चुके हैं और कांग्रेस के गठबंधन को बिहार में हराने की रणनीति बना रहे हैं। कभी इंडिया गठबंधन के सबसे अहम रणनीतिकार रहे, लेकिन 4 बैठकों के बाद जब कुछ नहीं मिला तो नीतीश कुमार ने अलग राह अपना ली। न उन्हें संयोजक बनाया गया, न उनको मुखिया बनाया गया। उनका भविष्य के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। जो हुआ वो ये कि बिहार में नीतीश कुमार वापस से बीजेपी के पास लौट गए और INDIA गठबंधन में अब बिहार में नीतीश कुमार उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार में एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, तो दूसरी तरफ के गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, माले है और लेफ्ट पार्टियां हैं। 2019 का नतीजा भी इन्हीं दो गठबंधनों के बीच सीधे मुकाबले से हुआ था। आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बहुत खराब रहे थे। उस वक्त भी बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल की थी और केवल एकमात्र सीट विपक्ष के पास गई जिसमें कांग्रेस जीती थी। आरजेडी का वर्तमान लोकसभा में एक भी लोकसभा सांसद नहीं था। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, इंडिया गठबंधन का यही हाल है। ज्यादातर राज्यों में दिख रहा है। आगे कितनी बैठकें होंगी, कितने दल साथ होंगे, कितनी सीटों पर मिलकर लड़ेंगे, ये तो इंडिया गठबंधन के दल ही जाने। लेकिन बड़ी आफत है कि दलों को खुद से जोड़ने में कांग्रेस विफल होती जरूर रही है। अब देखिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग राह अपनाती हुई दिखाई देती है। फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो कि इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल रहे। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला पर भी ईडी का एक केस चल रहा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला है। लगातार इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात करते रहने वाले अब खुद कह रहे हैं कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। वैसे अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो चुकी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो कि पार्टी के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है इंडिया गठबंधन के साथ। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो और भी जगह पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और वो दो राज्य जैसे पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी वो कि अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने गठबंधन में खुद की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। बंगाल में कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर रहे हैं। आज भी अधीर रंजन चौधरी उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक एक दिन पहले ममता ने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि सभी सीटों पर उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से गठबंधन पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि ममता बनर्जी अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है।
हालांकि इस पर भी टीएमसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। बंगाल में इंडिया गठबंधन की समस्या यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को बहुत कम सीटें, 2 सीटें जो कि कांग्रेस के पास हैं, जो सिटिंग सीटें हैं वही देना चाहती हैं और लेफ्ट के साथ बिल्कुल नहीं चाहती। उनका कहना है कि लेफ्ट अलग रहे, कांग्रेस और टीएमसी मिल जाए। अब कांग्रेस इतनी कम सीटों पर अगर लड़ने को तैयार होगी तो गठबंधन बच सकता है, लेकिन कांग्रेस के बंगाल के नेता इस पर तैयार होंगे ये कहना मुश्किल दिखाई देता है। तो बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बंगाल हो गया, इसके बाद अब बात दिल्ली और पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात नहीं बनी, जो कि पहले बननी चाहिए थी। क्या कहा जा रहा था, पंजाब में पहले गठबंधन टूटा, अब दिल्ली में भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कह दिया था, आपको याद होगा, कि हम 13 की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार खुद खड़े करेंगे। भगवंत मान इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी के होने के बावजूद कांग्रेस पर हमलावर लगातार रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि एक थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा ने हिटलर वाला तंज कस दिया था और कह दिया था कि ध्यान से देखेंगे तो हिटलर की तस्वीर आम आदमी पार्टी के नेताओं से मेल खाती हुई दिखाई देगी। पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ी रही है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की रैली में इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस बात के कयास भी अब लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में दोनों दल साथ आ सकते हैं, 7 सीटों में से 4-3 या 3-4 आपस में बांट सकते हैं, लेकिन अब ये होता भी नहीं दिख रहा है। यहाँ वैसे तो कांग्रेस के अभी एक भी सांसद नहीं है, आम आदमी पार्टी का भी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन सीटों पर बात बनती नहीं दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की रैली में यह भी कहा था कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जल्द उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो फिर क्या कांग्रेस 0 सीट पर लड़कर गठबंधन बनाए रखना चाहेगी? संभावना ना के बराबर है। यानी दिल्ली में भी गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साथ लड़ेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। एक एक करके इंडिया गठबंधन के सहयोगी बाहर निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। सीटों के बंटवारे पर अब तक फैसला नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी अड़चन है। गठबंधन का कोई संयोजक नहीं बनाया गया है जो सबको साथ रह सके, सबके साथ बातचीत कर सके, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। गठबंधन का कोई एक चेहरा तय नहीं किया गया जो नरेंद्र मोदी के सामने जिसको गठबंधन खड़ा कर सके। एजेंडा अभी तक तय नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए, मैनिफेस्टो कह लीजिए, एजेंडा कह लीजिए, उस पर भी एक राय इस ब्लॉक में, इस समूह के बीच नहीं बनी है। एक दूसरे पर भरोसे की बहुत कमी दिखाई देती है। विपक्ष के कई दलों को लगता है कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कांग्रेस अगर उनके सूबे में मजबूत हो गई तो आगे चलकर उनको दिक्कत हो सकती है। ममता, केजरीवाल हो, इन सब की यही शिकायत है। कांग्रेस कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि इस बहाने हम अपनी पार्टी को रिवाइव कर लेंगे देश भर में। तो 3 राज्यों में जो हिंदी पट्टी के थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसमें जो कांग्रेस की हार हुई उसका असर भी इंडिया गठबंधन के इस तमाम गफलत में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी या इन कांग्रेस के बाहर की जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस पर दबाव की राजनीति कर रही हैं। एनडीए में दल लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में लगातार घट रहे हैं। चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है, कुछ ही हफ्ते अब हम कह सकते हैं। इसीलिए कोई तीसरा मोर्चा बनेगा उसके आसार तो ना के बराबर है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के दिखने की उम्मीद भी ना के बराबर ही दिख रही है। इसी मुद्दे पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी से। नरेंद्र मोदी जितने ताकतवर हैं, भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकतवर है, उसमें यह बड़ा स्वाभाविक सा था कि कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो एक साथ मिलकर लड़े और एक अच्छे विपक्ष की तरह, एक मजबूत विपक्ष की तरह सत्ता के सामने एक चुनौती पेश करें। एक बार लगा भी कि शायद विपक्षी गठजोड़ जो INDIA के नाम से बन रहा है, शायद वो उस भूमिका के लिए तैयार हो रहा है। नीतीश कुमार जैसा एक चेहरा था जिसके ऊपर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सीधे कोई आरोप नहीं था। कांग्रेस पार्टी उस भूमिका में दिख रही थी कि ठीक है, हम जो जहां भी होगा हम उसको सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, हम छोड़ देंगे, हमें प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है और विशेष करके जो राहुल गांधी को हीरो बनाने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए खुद को एक बड़ी पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश थी, विशेष करके उन राज्यों में जहां कांग्रेस का सीधा बहुत दखल नहीं था, वो कमजोर पार्टी थी, उसकी सहयोगी जो पार्टियां थी वो मजबूत थी, वहां से ये दरार शुरू हुई।
और अब तो लग रहा है कि चुनाव पहुंचते पहुंचते जो गठजोड़ बना था INDIA, उसकी जगह फिर से वही यूपीए रह जाएगा, जिस यूपीए पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप रहे, जिस यूपीए के समय में पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती रही। यानी एक तरह से कहें तो जो पुनर्मूषको भव, उस स्थिति को यह गठजोड़ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और अगर कांग्रेस की जिम्मेदारी की बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन शायद उनकी अपनी कमजोरी इतनी ज्यादा है कि उसको बहुत ठीक से निभा नहीं पाए। ये उसमें शुरुआती दिक्कतें तो हैं, क्योंकि ये इसमें बड़ा फेलियर कांग्रेस की पार्ट पे ही लगता है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल उसमें है, राष्ट्रीय दल होने के नाते। और जिस तरह का पहल कांग्रेस को करनी चाहिए थी, उस तरह की पहल ऐसा लगता है कि हुई नहीं कांग्रेस की तरफ से। खास करके जिस तरह से नीतीश कुमार इससे बाहर गए हैं, उसका मुख्य कारण यही लगता है कि जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया बिहार में, तब उनकी अपेक्षा यही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करेंगे। और उन्होंने जब उन्होंने वापस फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो NDA को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने अपना जो निराशा थी वो उन्होंने खुल करके जाहिर भी की है। और उनके आरोपों में दम भी है, जो वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में उस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए कुछ हो नहीं रहा था, और वो सही लगता है। इसलिए कांग्रेस की जिस तरह की प्रोएक्टिव एक भूमिका उसमें निभानी चाहिए थी, वो कांग्रेस ने उसमें ढिलाई बरती। उद्धव ठाकरे ओपनली, जब पहली बैठक हुई थी इनकी यहाँ दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कहा था कि 15 जनवरी तक हम लोगों को सीट शेयरिंग पे का जो मामला है वो सुलझा लेना चाहिए। 15 जनवरी इसलिए रखा था क्योंकि जो 13 जनवरी तक उत्तरायणी वाला माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, शुभ कार्य के लिए 13 जनवरी के बाद का समय चुनते हैं। तो इस वजह से 15 जनवरी की एक डेडलाइन रखी गई थी कि तब तक हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी तक 1 महीना उससे ज्यादा हो गया है उस डेडलाइन से, और अभी तक कहीं कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अपना सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ तय कर पाया है। इस वजह से धीरे धीरे सहयोगियों में एक निराशा जैसी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो पूरी आक्रामक तौर पर जो इंडिया गठबंधन के संभावित सहयोगी हैं उनमें उनको तोड़ने, उसमें तोड़फोड़ करने के लिए उनको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद का उपयोग करके इंडिया गठबंधन से हटाने और अपने साथ लाने के लिए वो लगे हुए हैं। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको लगता है कि इससे उसको फायदा होगा तो वो करेगी निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को मदद करेगी ऐसा तो सोचना बेकार है। ये इंडिया गठबंधन को, और खास करके उसको जो लीड करने वाली पार्टी है, जब इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक में ये तय कर लिया कि उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, तो फिर पहल तो कांग्रेस को ही करनी पड़ेगी। और अभी तक ऐसी कोई ठोस पहल कांग्रेस की तरफ से दिख नहीं रही कि वो सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी और विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की जेल में मौत हो गई है। एलेक्सी रूस की सबसे खतरनाक जेल पोलर वुल्फ में कैद थे। इसे आर्कटिक की सबसे ठंडी जेल कहा जाता है, जहां पर -28 डिग्री तक तापमान चला जाता है। जनवरी 2021 में रूस लौटने पर एलेक्सी नवलनी को 19 साल की सजा सुनाई गई थी। एलेक्सी ने पुतिन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अभियान चलाए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि व्लादिमीर पुतिन देश को लूट रहे हैं, भ्रष्ट एक देश के मुखिया हैं। कैसे हुई हत्या, क्या इसके पीछे की कहानी, पूरी रिपोर्ट देखिए मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह से। रूसी मीडिया के मुताबिक जेल में बंद विपक्ष के नेता एलेक्सी नवाल्नी की मौत तब हुई जब ये टहल कर वापिस आए और उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत की। उसके बाद वे बेहोश हो गए। जेल के डॉक्टरों ने उनके इलाज की कोशिश की, उनको उपचार देने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान जो है वो नहीं बचाई जा सकी। मौत किस वजह से हुई है ये साफ नहीं किया गया है और इसकी पड़ताल की बात की जा रही है। जांच जो है वो चल रही है, ऐसा कहा गया है जेल अथॉरिटी की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें। लेकिन नवाल्नी की टीम ने इसे हत्या करार दिया है। नवाल्नी लगातार अपनी जान को खतरा बता रहे थे। नवाल्नी की मौत को
एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। 47 साल के एलेक्सी नवाल्नी राष्ट्रपति पुतिन के घोर आलोचक थे। वे पुतिन की सत्ता के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे और इसलिए लगातार वो निशाने पर भी थे। उन्होंने 2013 में मॉस्को का जो मेयर पद है उसके लिए चुनाव लड़ा था और वो दूसरे नंबर पर आए थे। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों की वजह से वे लड़ नहीं पाए थे। हालांकि राजनीतिक तौर पे वो काफी सक्रिय थे और लगातार अपनी बात जो है वो उठाते रहे थे। पुतिन की काफी वो आलोचना करते थे और उनको हमेशा अपने निशाने पर रखते थे। स्थानीय चुनाव के समय साइबेरिया में दौरा कर जब वो 20 अगस्त 2020 को टॉम्स्क हवाई अड्डे से एक यात्री विमान में उड़े तो उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसियों पर जहर देने का आरोप लगाया। ये कहा कि उड़ान भरने से पहले टॉम्स्क एयरपोर्ट पर उन्होंने जो चाय पी थी उसमें जहर मिला था। विमान को ओम्स्क में एक आपात स्थिति में उतारा गया और पहले स्थानीय स्तर पर उनको इलाज दिया गया। ओम्स्क के अस्पताल में उनको ले जाया गया। उसके बाद उनको 2 दिनों के बाद एक विशेष विमान से बर्लिन ले जाया गया इलाज के लिए और जर्मनी में उनका इलाज हुआ। जर्मनी में इस बात की पुष्टि की गई कि नवाल्नी को जहर दिया गया था, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया और कहा कि बिना सबूत के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। करीब 3 महीने के इलाज के बाद और 3 महीने जर्मनी में रुकने के बाद नवाल्नी ने रूस लौटने का फैसला किया। इंस्टाग्राम पर खुद एक वीडियो जारी कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। 17 जनवरी 2021 को जब ये रूस लौटे तो मॉस्को के एक हवाई अड्डे पर जहां उनका विमान उतरा वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ रूस में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। पुतिन सत्ता छोड़ो, रूस आजाद होगा जैसे नारे जो है उनके समर्थकों ने लगाए और सड़कों पे भारी जो भीड़ है वो जमा हुई। लेकिन कोर्ट ने नवाल्नी को 2.5 साल की सजा सुनाई, 3 साल की सजा मांगी गई थी सरकारी पक्ष की तरफ से। इसके बाद नवाल्नी के ऊपर अलग अलग मामले और लगाए गए जिसमें उग्रवाद की धाराएं भी शामिल थी और कुल मिलाकर फिलहाल वे 19 साल की सजा जो है वो जेल में काट रहे थे। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को नवाल्नी और उनके जो वकील हैं वो राजनीति से प्रेरित करार उन्होंने दिया था। उनको मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमालो नेनेट्स जिले में आने वाला एक शहर है छोटा सा खार्क के जेल में रखा गया था। यहाँ मौसम बहुत ही खराब होता है, बहुत ही दुश्वार होता है। आर्कटिक सर्किल में होने के कारण यहाँ भारी सर्द होती है और यहाँ जो है इस जेल में बहुत ही गंभीर किस्म के अपराधियों को कैद में रखा जाता है। यहाँ पर नवाल्नी को रखा गया था। नवाल्नी की रिहाई के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने लगातार मांग की थी। खुद बाइडेन ने भी इस तरह के बयान दिए थे कि उनको रिहा किया जाए, लेकिन रिहाई नहीं हुई। अब नवाल्नी की मौत की खबर के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। यूके के पीएम सुनक ने रूस में लोकतंत्र की लड़ाई के लिए एक बड़ा झटका बताया है नवाल्नी की मौत को। दूसरी तरफ यूरोपीय पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट हैं रॉबर्टा मेट्सोला, उन्होंने इसे एक बहुत ही भयानक जो है हादसा वो करार दिया है। तो कुल मिलाकर नवाल्नी की हत्या के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसा आपको बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में पश्चिमी मीडिया ये बोलता रहा है कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को ज़्यादा दिन तक पनपने नहीं देते। गूगल की जेमिनी 1.5 की लॉन्च की खबर आने के कुछ समय ही बाद ओपन एआई ने भी अपने सोरा प्लेटफॉर्म से पर्दा हटा दिया है। इसके साथ ही जनरेटिव एआई की टक्कर अब बढ़ने लगी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहे हैं। क्या है तमाम अपडेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेट्स प्ले गॉड। जरा इमेजिन कीजिए आपकी सोच अगर डिजिटल रियलिटी बन सकती तो आप अपने कंप्यूटर में कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं एंड योर डिवाइस मेक्स इट कम ट्रू। जेनरेटिव एआई एंड उनकी करंट एडवांसमेंट की वजह से इस इमेजिनेशन का एक वर्जन करंटली रियल है। जेनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो फॉर्म है जो नया कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है। ये कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो या इन सब का मिक्सचर हो सकता है। आप जेनरेटिव एआई को एक डिस्क्रिप्शन देकर उससे ऐसे लिखवा सकते हैं, काफी अनरियलिस्टिक एंड येट फोटो रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, मूड और बीट डिस्क्राइब करके सॉन्ग्स कंपोज करवा सकते हैं या फिर डिटेल में अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करके एक वीडियो भी जनरेट करवा सकते हैं। इन एआई मॉडल्स की ऐसी अनबिलीवेबल कैपेबिलिटीज आती हैं इनको बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा पे ट्रेन करके। चैट जीपीटी का ही अगर एग्जांपल लें,
इसके अर्लियर रिलीजेस को 570 गीगाबाइट्स डेटा पे ट्रेन किया गया था। ये डेटा सोर्स किया गया था विकिपीडिया से, पब्लिश्ड बुक्स से, रिसर्च आर्टिकल से एंड दूसरी वेबसाइट्स और ऑनलाइन कंटेंट से। जिनको 570 जीबी सुनने में कम लग रहा है, रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करें तो ये 300 बिलियन से ज्यादा वर्ड्स थे। ये बना 3 एंड उसके बाद 11 जीरोस। ये AI टूल्स इतने सारे डेटा में से पैटर्न्स और संचारणों का पूर्वाभास कर लेते हैं और इसमें से हमारी भेजी क्वेरीज का प्रासंगिक उत्तर जनरेट होता है। गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक सारी कंपनीज के जेनरेटिव AI मॉडल्स हैं। गूगल ने इनफैक्ट बहुत रिसेंटली अपने जेमिनाई मॉडल का वर्जन 1.5 रिलीज किया है। जेमिनाई 1.5 एक मल्टी मॉडल टूल है, यानी कि ये काफी तरह का डेटा समझ भी सकता है और जनरेट भी कर सकता है, टेक्स्ट, फोटोज, यहाँ तक कि वीडियोस भी। इसकी टेस्टिंग में गूगल ने इसे एक 44 मिनट्स की साइलेंट फिल्म दिखाई, यानी बिना म्यूजिक और डायलॉग्स के, और जेमिनाई ने उसे एक्यूरेटली एनालाइज करके फिल्म का सारांश लिख के बता दिया। इसके जवाब में गूगल और जेमिनाई का डायरेक्ट कंपटीशन माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI ने रिलीज किया सोरा। सोरा की मदद से आप एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर करके 1 मिनट लंबी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन, जो ChatGPT की वजह से काफी खबरों में रहते हैं, उन्होंने X पर अपने अकाउंट से सोरा के बारे में काफी पोस्ट ट्वीट भी किए हैं। OpenAI का कहना है कि इनका मॉडल अलग अलग भाषाएं समझ सकता है, काफी जटिल दृश्यों को जनरेट कर सकता है, काफी पात्रों को भी जनरेट कर सकता है इन वीडियोस में, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि न केवल ये हमारे एंटर किए हुए प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर देता है, ये हमारे वास्तविक संसार के भौतिकी के नियमों को भी समझता है, जिस वजह से जब ये एक वीडियो जनरेट करता है, फोटो रियलिज्म यानी उस फोटो का यथार्थवाद काफी असली लगता है। सोरा फोटोज से भी वीडियोस जनरेट कर सकता है, पहले से बनी हुई वीडियोस को एक्सटेंड भी कर सकता है। इतने फोटो रियलिज्म के साथ ही सोरा के भी मिसयूज को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, और OpenAI ने कहा है कि वो सेफ्टी को लेकर काफी गंभीर कदम उठा रहे हैं, और हो सकता है सोरा को तब तक व्यापक जनता के लिए रिलीज ना किया जाए। सुरक्षा के इस पॉइंट पर एक नोटेबल मेंशन बनता है क्लॉड AI का। क्लॉड कॉन्स्टिट्यूशनल AI नाम के एक अवधारणा पर काम करता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे AI को ऐसे प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वो दूसरे AI को नियंत्रित कर सके। यानी क्लॉड कुछ नियमों का पालन करता है, और अगर उससे उनका उल्लंघन करने को कहा जाए तो वो ऐसा नहीं करता है। शायद ये उस नैतिकता की तरफ एक वो कदम है जो जेनरेटिव AI टूल्स के उपयोग में होना चाहिए। इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारे काफी कामों को आसान कर दिया है, और इनके प्राकृतिक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बात करने की क्षमता ने हमें हमारे कंप्यूटर्स का उपयोग और बेहतर तरीके से करना सिखा दिया है। पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या फिर क्या पता जेनरेटिव AI की मदद से हम एक नया 3 पहलुओं वाला सिक्का ही न खोज निकालें। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि, हैव अ सेफ वीकेंड।